सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापानीज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रेप लॉ, यानी कि जो जापान के जो रेप लॉ था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। हम उसको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये डिमांड जापान के लोगों द्वारा कई सालों से चल रही थी कि जापान में जो रेप के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है उसको सही किया जाए, जो एज की क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए। तो आखिर में जो एज क्राइटेरिया है उसको बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ हम इंडियन रेप लॉ किस तरीके से जापानीज रेप लॉ से डिफरेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Move from a country which hasn't changed its legal age of consent since 1907. On Friday, Japan passed new laws that raised the age of consent from 13 to 16 and changed the legal definition of rape. Previously, Japanese law defined rape as forcible sexual intercourse. Importantly, the new legislation broadens that definition to non-consensual sexual intercourse. दोस्तों जापान है वो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो 13 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को एज ए एडल्ट कंसिडर करती थी और 13 साल से जो बच्चे अधिक हैं उनको उनके साथ जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता था उसको लेजिटिमेट, उसको लीगलाइज करती थी। लेकिन यही अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में जो मिनिमम एज है एडल्ट का वो 18 ईयर होना चाहिए। अगर 18 ईयर से कम एज वाले बच्चों के साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअली इंगेज होता है तो वो एक क्राइम है, वो एक चाइल्ड रेप कैटेगरी में आता है। दोस्तों ये जापान में ये जो अभी बदलाव लाया गया है, यहाँ के लोग हैं वो काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि रेप लॉ में बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जापानीज जो एज ऑफ कंसेंट था वो 13 ईयर था पहले, इसको अभी नए लॉ के अकॉर्डिंग इसे 16 ईयर कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बदलाव आया है ये 1907 के बाद पहली बार जापानीज रेप लॉ में कोई बदलाव किया गया है। बहुत लोग लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये फ्लावर डिमो करके पूरे जापान में एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था फ्लावर डिमो नाम से, और लोग जो जापानीज रेप लॉ थे उसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों आइए हम दोनों ओल्ड लॉज और न्यू लॉज को कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो हम कहते हैं दोस्तों कि ये जो पुरानी लॉ है ये तो 1907 से ही चल रही थी और इन्हें अभी 2023 में बदलाव किया गया है इसमें। तो सबसे पहली बात एज ऑफ कंसेंट की, जो 13 साल के बच्चे के लिए एलिजिबल था, मतलब कि कोई भी बच्चा अगर 13 साल से ज्यादा है तो उसके साथ अगर कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है तो उसको एज ए क्राइम नहीं कहा जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि ये 13 साल में बच्चों की एज क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है कब उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो इसकी वजह से बच्चों के साथ शोषण बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको एज को बढ़ाया जाए। तो इसे दोस्तों नए लॉ के अकॉर्डिंग इसे 13 साल से बढ़ा के 16 साल कर दिया गया है, जो कि और भी कई कंट्रीज में जैसे कि यूएसए वगैरह जो कंट्री है वहां पे भी इस एज क्राइटेरिया को रखा गया है। तो ये अभी सबसे लोएस्ट था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ये भी मैंने डिस्कस किया है। जो फ्लावर डेमो करके जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था ये इसी का रिजल्ट है। उसके अलावा दोस्तों एक और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि जो ऐसे तो जापान कितना डेवलप कंट्री है, लेकिन वहां पे अगर आप वीमेन की जो स्टेटस है अगर हम उसको देखते हैं तो आप सोच लो कि 1 आउट ऑफ 14 वीमेन, हर 14 में से एक वीमेन है वो रेप की विक्टिम है। आप समझ लो कितना लार्ज रेशियो है कि इतना ज्यादा वहां पे वीमेन के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो उसके बाद एक और जो नया बदलाव ये किया गया दोस्तों कि पहले जो जापानीज रेप लॉ में था वो फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते थे, यानी कि जोर जबरदस्ती से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है उसी को एज ए वो रेप कंसिडर करते थे। लेकिन नहीं, नए वाले जो लॉ है उसमें ये कहा गया है कि जो नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट होगा, मतलब कि जिसमें फोर्सफुली भी नहीं भी हो लेकिन किसी को डरा धमका के या किसी तरीके से उन्हें लोभ लालच दे के अगर उसके साथ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट किया जाए, अगर उससे कोई सेक्सुअल फेवर मांगते हैं तो इस तरीके की जो घटनाएं होंगी उन्हें भी सेक्सुअल एक्ट में कहा जाएगा। लेकिन ये पुराने जो लॉ थे उसमें नहीं था, पुराने लॉ में था फोर्सफुली, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा उसे ही सिर्फ रेप के कैटेगरी में रखा जाना था। तो ये दोनों में डिफरेंस था दोस्तों एक जो यहाँ पे बहुत अलग ही प्रोविजन जो नए वाले रेप केस में जापानीज लॉ में जो डाला गया है वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। इसमें एक एक्सेप्शन को रखा गया है। इसमें कहा गया ये दोस्तों, अगर कोई बच्चा है वो अगर 13 साल से 15 साल के बीच का है और अगर वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो क्राइम तब तक नहीं कहलाएगा जब तक जो उसका जो पार्टनर है वो 5 या 5 साल से अधिक एज का ना हो। मतलब आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई गर्ल है ये आपकी मान लो 14 ईयर की है
और कोई जो बॉय है वो मान लेते हैं कि 18 ईयर का है, तो इस बीच में अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स हुआ तो ये इसको हम क्राइम की कैटेगरी में नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई गर्ल है वो 14 ईयर की है, लेकिन अगर जो बॉय है वो मान लीजिए 5 साल से ज्यादा यानी कि 22 ईयर का है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 साल का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया था 5 और 5 मोर देन 5, तो ये ब्रीच हो रहा है, तो ये एक क्राइम हो गया, ठीक है। लेकिन यही इस केस में जो गर्ल है वो 14 ईयर की है और बॉय है 18 ईयर का, यानी कि 4 ईयर का ही डिफरेंस है, यानी 5 ईयर से लेस है, तो इस केस में इसको हम क्राइम नहीं कहेंगे। तो ये ऐसा एक्सेप्शन रखा गया जापानीज न्यू रेप लॉ में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और जो प्रोविजन मेंशन है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे बात किया गया है अपस्कर्टिंग के बारे में दोस्तों, क्योंकि जापान में इस तरीके के इंसिडेंट एक रिसर्च होता है कि बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों अपस्कर्टिंग ये होता है कि अगर कोई महिला है तो उनकी कुछ प्राइवेट पार्ट्स की वीडियोज या फोटोज क्लिक कर लिए जाते हैं, सीक्रेटली उन्हें पता भी ना चलता हो। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो उन्हें अपस्कर्टिंग कहते हैं। वही जो दूसरा वेयरिज्म है दोस्तों, वेयरिज्म ये होता है कि इट इज एन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग प्लेजर फ्रॉम सीक्रेटली वाचिंग अदर्स पीपल इन सेक्सुअल सिचुएशन। मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी की प्राइवेट वीडियोज या कोई पर्सनल इंटरकोर्स कर रहा है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें कोई छिप के देखता हो या उनकी वीडियो बना लेता हो, तो इस तरीके की जो घटनाएं होते हैं उनको वेयरिज्म की कैटेगरी में इन्हें वेयरिज्म कहा जाता है। तो जो न्यू जापानीज लॉ है दोस्तों उसके तहत इन दोनों जो इंसिडेंट है इस तरीके की घटनाओं को भी क्रिमिनल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम फाइनली जो जापान में जो रेप लॉज है और इंडिया में जो रेप लॉज है उनके बीच में जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया में किसी भी व्यक्ति को अगर वो 18 ईयर से बिलो है तो उन्हें चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें 18 प्लस होने के बाद ही उन्हें एडल्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी जापान में था ये कि पहले 13 साल ही था, लेकिन अभी इसे बढ़ा के 16 ईयर कर दिया गया है, यानी कि 16 ईयर के से ज्यादा वाले जो लोग होंगे उन्हें ही एडल्ट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। दूसरा यह दोस्तों कि अगर कोई 18 ईयर बिलो है इंडिया में तो उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, पोक्सो एक्ट, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही बनाया गया है ताकि उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, उनका यौन उत्पीड़न न हो, उसकी रोकथाम की जाए, इसके लिए बनाया गया है। और इसमें है दोस्तों कि एक फास्ट ट्रायल मेथड के थ्रू इंस्टेंट जस्टिस मिलता है और ये बहुत ही हार्श लॉ है, इसमें डेथ पेनल्टी तक है। वहीं जापान में इस तरीके का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है बच्चों के लिए। तीसरा जो एक और मेजर डिफरेंस ये था दोस्तों कि यहाँ पे इंडिया है वो कंसेंसुअल सेक्स की बात करता है, मतलब कि मर्जी से यहाँ पे फोर्सफुल सेक्स को रेप कैटेगरी में ही डाला जाता है। लेकिन जो जापान था, जापान में फोर्सिबल सेक्स को ही सिर्फ रेप के कैटेगरी में रखते थे। लेकिन अब जापान में भी दोस्तों जो कंसेंसुअल सेक्स है उसी को ही वैलिड किया गया है, लेकिन जो नॉन कंसेंसुअल सेक्स है उन्हें रेप के कैटेगरी में रखा गया है। तो आई होप आपको दोस्तों ये जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ जापानीज न्यू रेप लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।